नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल द बुक रिकैप पर। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी किताब के बारे में जो शायद आपकी जिंदगी बदल दे। रिच डैड पुअर डैड, रॉबर्ट कियोसाकी द्वारा लिखित। और आज का हमारा टॉपिक है स्कूल ने आपको पैसे के बारे में जो कभी नहीं सिखाया। सोचिए, एक बार आपने पूरी जिंदगी पढ़ाई की, स्कूल गए, कॉलेज गए, एग्जाम दिए, डिग्री ली, लेकिन क्या कभी किसी टीचर ने आपको सिखाया पैसा कैसे कमाइए, पैसा कैसे बढ़ाइए, पैसा आपके लिए कैसे काम करे? नहीं सिखाया ना। यही इस किताब का सबसे बड़ा सच है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अभी सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। हमारी वीडियोस थोड़ी लंबी होती है क्योंकि हम कभी भी कंटेंट के साथ समझौता नहीं करते, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आज बहुत कुछ सीखने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। रॉबर्ट कियोसाकी की इस किताब ने पूरी दुनिया में एक क्रांति ला दी है। 3 करोड़ से ज्यादा कॉपीज बिक चुकी हैं और आज भी ये किताब बेस्ट सेलर लिस्ट में है। क्यों? क्योंकि यह किताब वो सच बताती है जो कोई नहीं बताता। रॉबर्ट कियोसाकी के जीवन में 2 पिता थे। एक थे उनके असली पिता, अत्यधिक शिक्षित, पीएचडी धारक, सरकारी नौकरी वाले, हम उन्हें कहते हैं पुअर डैड। और दूसरे थे उनके दोस्त माइक के पिता, जो स्कूल भी ठीक से नहीं गए थे, हम उन्हें कहते हैं रिच डैड। पुअर डैड कहते थे खूब पढ़ो, अच्छी नौकरी लो, सुरक्षित रहो। रिच डैड कहते थे पैसा कैसे काम करता है ये समझो और पैसा तुम्हारे लिए काम करे। पुअर डैड की पूरी जिंदगी सैलरी में गुजरी। रिटायरमेंट के बाद वे पेंशन पर निर्भर हो गए। वहीं रिच डैड ने एक बिजनेस साम्राज्य खड़ा किया। उनका पैसा सोते हुए भी उनके लिए काम करता था। यही इस किताब का कोर मैसेज है। पैसा तुम्हारे लिए काम करे, तुम पैसा के लिए नहीं। और ये फर्क सिर्फ एटीट्यूड का नहीं है दोस्तों, ये फर्क है सोच का, शिक्षा का और उस चीज का जो हमें स्कूल में कभी नहीं सिखाया गया। चैप्टर 1, रिच लोग पैसे के लिए काम नहीं करते। ये सुनकर शायद आपको लगे ये तो गलत है, सबको काम तो करना ही पड़ता है ना। लेकिन कियोसाकी यहाँ कुछ और कह रहे हैं। ज्यादातर लोग एक चक्कर में फंसे होते हैं। सुबह उठते हैं, काम पर जाते हैं, सैलरी आती है, बिल भरते हैं, महीने के अंत में पैसा खत्म, फिर से सुबह उठते हैं, काम पर जाते हैं। ये साइकिल कभी खत्म नहीं होती। कियोसाकी इस चक्कर को कहते हैं राइट रेस। और ज्यादातर लोग पूरी जिंदगी इसी राइट रेस में दौड़ते रहते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें डर है, बिल न भर पाने का डर, नौकरी छूट जाने का डर, लोग क्या कहेंगे इसका डर। रिच डैड ने छोटे कियोसाकी को सिखाया, अगर तुम भावनाओं, खासकर डर और लालच के साथ काम करोगे तो तुम हमेशा पैसे के पीछे भागते रहोगे। पैसा तुम्हारा मालिक बन जाएगा। लेकिन जब आप अपनी भावनाओं को नियंत्रित करना सीख लेते हो, जब आप स्पष्ट रूप से सोचने लगते हो, तब आप पैसे को अपना नौकर बना सकते हो। ये पहला लेसन है और ये सबसे महत्वपूर्ण लेसन है। सोचिए, क्या आप पैसे के लिए काम करते हो या आपका पैसा आपके लिए काम करता है? चैप्टर 2, वित्तीय साक्षरता क्यों सिखाई। दोस्तों, यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण बात समझने वाली है और वह है एसेट और लायबिलिटी का फर्क। स्कूल में हमें अलजेब्रा सिखाया गया, इतिहास सिखाया, विज्ञान सिखाया, लेकिन ये 2 शब्द एसेट और लायबिलिटी कभी नहीं सिखाए गए। और यही सबसे बड़ी गलती है। कियोसाकी कहते हैं एसेट वह चीज है जो आपकी जेब में पैसा डाले, लायबिलिटी वह चीज है जो आपकी जेब से पैसा निकाले। इतना सरल है लेकिन इतना शक्तिशाली भी है। अब सोचिए, आपके घर में क्या है? कार है, बड़ा टीवी है, नया स्मार्टफोन है, नया फर्नीचर है। लोग कहते हैं ये सब वेल्थ है, लेकिन कियोसाकी कहते हैं ये सब लायबिलिटी है, क्योंकि ये चीजें आपकी जेब में पैसा नहीं डालती बल्कि मेंटेनेंस, ईएमआई और डेप्रिसिएशन के जरिए पैसा निकालती हैं। और आपका घर भी, जो आप सोचते हो कि तुम्हारी सबसे बड़ी एसेट है, वो भी लायबिलिटी हो सकती है। अगर आप ईएमआई भर रहे हो, प्रॉपर्टी टैक्स दे रहे हो, मेंटेनेंस कर रहे हो, तो पैसा जेब में आ रहा है या जा रहा है? अमीर लोग एसेट खरीदते हैं, गरीब और मिडिल क्लास लोग लायबिलिटी खरीदते हैं और सोचते हैं कि ये एसेट है। यही अमीर और गरीब के बीच का सबसे बड़ा फर्क है। अब आप सोच रहे होंगे फिर एसेट क्या होता है? एसेट होता है रेंटल प्रॉपर्टी जो रेंट इनकम दे, स्टॉक्स जो डिविडेंड दे, बिजनेस जो आपके बिना भी चले, रॉयल्टीज जो पैसा लाती रहे, बॉन्ड्स, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, ये चीजें आपकी नींद में भी काम करती हैं। यही है पैसिव इनकम। चैप्टर 3, अपने बिजनेस का ध्यान रखो। कियोसाकी कहते हैं बहुत से लोग पूरी जिंदगी दूसरों का बिजनेस बढ़ाते हैं, अपने बॉस का, अपनी कंपनी का, अपने शेयर धारकों का, और खुद के लिए क्या बचता है? सिर्फ सैलरी, सिर्फ एक फिक्स्ड अमाउंट महीने के अंत में। रिच डैड का मैसेज था अपना खुद का बिजनेस शुरू करो या कम से कम अपनी एसेट कॉलम में एसेट बढ़ाओ। यहाँ कियोसाकी एक और बात कहते हैं जो बहुत से लोग
लोग मिस कर देते हैं। वे कहते हैं अपना प्रोफेशन और अपना बिजनेस अलग रखना सीखो। मतलब एक आदमी डॉक्टर है, ये उसका प्रोफेशन है, वह पेशेंट देखता है, पैसा कमाता है, लेकिन अगर वह अपनी सारी कमाई सिर्फ अपनी लाइफस्टाइल पर खर्च कर देता है तो वह सिर्फ एक एम्प्लॉयड डॉक्टर है। लेकिन अगर वह अपनी इनकम का कुछ हिस्सा रियल एस्टेट में लगाता है, स्टॉक्स में लगाता है, एसेट्स में लगाता है, तो वह एक डॉक्टर है जो अपना बिजनेस भी बिल्ड कर रहा है। अपना काम करो, अपनी नौकरी भी करो, लेकिन साथ में अपनी एसेट कॉलम भी बिल्ड करो। यही एक दिन तुम्हें फाइनेंशियल फ्रीडम देगा। चैप्टर 4, टैक्स का इतिहास और कॉर्पोरेशंस की ताकत। दोस्तों, ये चैप्टर थोड़ा टेक्निकल है लेकिन बहुत जरूरी है। क्या आप जानते हैं टैक्स मूल रूप से सिर्फ अमीर लोगों के लिए थे, लेकिन धीरे धीरे टैक्स ने मिडिल क्लास को सबसे ज्यादा दबाया। एक नौकरी पेशा आदमी सोचता है मैं मेहनत से और ज्यादा पैसा कमाऊंगा, लेकिन जब वह ज्यादा कमाता है तो सरकार ज्यादा टैक्स ले लेती है। सैलरी में से पहले टैक्स कट जाता है, जो बचता है उसी पर जिंदगी चलाओ। लेकिन एक कॉर्पोरेशन, एक बिजनेस ओनर पहले खर्चा करता है, फिर बचा हुआ पैसा पर टैक्स देता है। ये एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल एडवांटेज है। रिच डैड ने कियोसाकी को सिखाया पैसा कमाओ, फिर खर्चो, फिर टैक्स दो। यही कॉर्पोरेशंस करते हैं। पुअर डैड की मेंटालिटी थी पहले टैक्स दो, जो बचता है उस पर खर्चो। कॉर्पोरेशंस के जरिए बिजनेसमैन कानूनी तरीके से टैक्स कम कर सकते हैं, अपने खर्चों को बिजनेस एक्सपेंस में डाल सकते हैं, अपनी दौलत की रक्षा कर सकते हैं। ये जानकारी स्कूल में नहीं मिलती, ये उन लोगों को मिलती है जो फाइनेंशियल एजुकेशन लेते हैं, जो खुद से लगातार सीखते रहते हैं। चैप्टर 5, अमीर लोग पैसा इन्वेंट करते हैं। दोस्तों, ये चैप्टर इस किताब का सबसे रोमांचक चैप्टर है। कियोसाकी कहते हैं पुराने जमाने में जमीन वाले अमीर होते थे, फिर फैक्ट्री वाले अमीर होते थे, फिर इंफॉर्मेशन वाले अमीर होते थे, और आज वे अमीर होते हैं जो खुद अवसर पैदा करते हैं। एक औसत इंसान अवसर का इंतजार करता है, जबकि एक अमीर इंसान खुद अवसर बना लेता है। कियोसाकी एक रियल लाइफ एग्जाम्पल देते हैं। उनका एक दोस्त था जॉन, उसने एक दिवालिया प्रॉपर्टी देखी। मार्केट में कोई उसे खरीद नहीं रहा था। उसने उस प्रॉपर्टी को बहुत कम दाम में खरीदा, उसे रेनोवेट किया, फिर उसे रेंट पर दे दिया। हर महीने पैसिव इनकम आने लगी। उसने पैसा कहाँ से लगाया? उसने किसी और की प्रॉपर्टी को कोलैटरल के रूप में इस्तेमाल किया। उसने क्रिएटिव फाइनेंसिंग का इस्तेमाल किया। उसने पैसा इन्वेंट किया, शाब्दिक रूप से। कियोसाकी कहते हैं फाइनेंशियल इंटेलिजेंस से आप पैसा बना सकते हो। ये स्किल है, ये टैलेंट नहीं है, ये सीखने वाली चीज है। और इसीलिए फाइनेंशियल एजुकेशन इतनी जरूरी है। जितना ज्यादा आप फाइनेंशियली एजुकेटेड होंगे, उतना ज्यादा आप उन अवसरों को देख पाएंगे जहाँ दूसरों को सिर्फ समस्याएं दिखती हैं। चैप्टर 6, पैसे के लिए काम मत करो, सीखने के लिए काम करो। ये चैप्टर कई लोगों को सरप्राइज करता है। कियोसाकी कहते हैं कभी कभी किसी काम में कम पैसा मिलने के बावजूद वो काम करो। क्यों? क्योंकि तुम वहाँ से कुछ सीखते हो जो भविष्य में बहुत काम आएगा। उनका एग्जाम्पल देते हैं, एक युवा राइटर थी, वह बहुत अच्छा लिखती थी, लेकिन उसकी सेल्स नहीं होती थी। एक बार उसने कियोसाकी से पूछा, मैं अपनी राइटिंग को कैसे बेहतर करूं? कियोसाकी ने कहा, सेल्स सीखो। वो लड़की बोली, मैं राइटर हूँ, सेल्स एजेंट नहीं। कियोसाकी ने कहा, इसीलिए तुम एक अननोन राइटर हो। रिच डैड कहते थे जिंदगी में एक जनरलिस्ट बनो, सिर्फ स्पेशलिस्ट मत बनो। एक डॉक्टर जो मैनेजमेंट भी जानता हो, मार्केटिंग भी समझता हो, वो सिर्फ मेडिसिन जानने वाले डॉक्टर से कहीं आगे निकल जाएगा। सेल्स सीखो, मार्केटिंग सीखो, अकाउंटिंग सीखो, लीडरशिप सीखो, कम्युनिकेशन सीखो। ये स्किल्स तुम्हें कोई डिग्री नहीं देती, लेकिन यही स्किल्स तुम्हें फाइनेंशियली फ्री करती हैं। कियोसाकी ने खुद मैकडॉनल्ड्स में काम किया, रियल एस्टेट कंपनी में काम किया, जेरोक्स में सेल्स पर्सन के तौर पर काम किया, सिर्फ इसीलिए कि वो सेल्स सीख सके, क्योंकि उन्हें पता था ये स्किल उन्हें कहीं भी ले जाएगी। दोस्तों, कियोसाकी कहते हैं फाइनेंशियल नॉलेज होना काफी नहीं है, क्योंकि बहुत से लोग फाइनेंशियली एजुकेटेड होते हैं फिर भी अमीर नहीं बन पाते। क्यों? क्योंकि 5 चीजें हैं जो उन्हें रोकती हैं। पहला, डर, पैसा खो जाने का डर, गलत इन्वेस्टमेंट का डर, लोग क्या कहेंगे इसका डर। हर सफल इन्वेस्टर ने पैसा खोया है, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। डर को सीखो, अपना मालिक मत बनाओ। दूसरा, नकारात्मक सोच, ये रियल एस्टेट मार्केट तो क्रैश हो जाएगी, ये तो सब स्कैम है, मैं इतना लकी नहीं हूँ। ये नेगेटिव थिंकिंग तुम्हारे सबसे बड़े दुश्मन है। दुनिया में ऐसे लोग हैं जो सिर्फ डाउट करते हैं और मौके गंवा देते हैं। तीसरा, आलस, बहुत से लोग कहते हैं मैं बिजी हूँ, लेकिन कियोसाकी कहते हैं ये सिर्फ
बहाना है। सबसे बिजी लोग वो हैं जो अपने फाइनेंस को इग्नोर करते हैं। मैं अपने पैसों पर ध्यान दूंगा, कल से कल कभी नहीं आता। चौथा, बुरी आदतें। बिल पहले भरो या सेविंग पहले करो। गरीब लोग पहले बिल भरते हैं, अमीर लोग पहले खुद को पे करते हैं। मतलब पहले सेविंग और इन्वेस्टमेंट फिर बाकी। पांचवा, घमंड। मुझे सब पता है। जब कोई ये सोचने लगता है तब सीखना बंद हो जाता है। जो लोग फाइनेंशियली स्ट्रगल करते हैं वे अक्सर वो चीजें नहीं जानते जो उन्हें पता नहीं, और इसलिए वे लर्न करने की कोशिश भी नहीं करते। हम्बल रहो, सीखते रहो। दोस्तों, अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर। प्रैक्टिकली करना क्या है? कियोसाकी 10 स्टेप्स देते हैं। हम यहाँ सबसे महत्वपूर्ण 5 बातें बताते हैं। पहली बात, एक मजबूत कारण ढूंढो। सिर्फ मैं अमीर बनना चाहता हूँ काफी नहीं। क्यों बनना चाहते हो? अपने परिवार के लिए, फ्रीडम के लिए। जितना कारण मजबूत होगा तुम्हारा कमिटमेंट उतना ही मजबूत होगा। दूसरी बात, अपनी सोच के साथ ईमानदार रहो। खुद से पूछो, मैं पैसे के बारे में क्या सोचता हूँ? क्या मैं डर में हूँ? क्या मैं डिफेंसिव हूँ? अपनी बिलीव्स को चैलेंज करो। तीसरी बात, दोस्तों को समझदारी से चुनो। कियोसाकी कहते हैं अपने सर्कल में उन लोगों को चुनो जो फाइनेंशियली स्मार्ट हैं, जो रियल एस्टेट समझते हैं, जो इन्वेस्टिंग जानते हैं। लोग कहते हैं पैसा दोस्ती खराब करता है। कियोसाकी कहते हैं सही दोस्तों के साथ पैसा और दोस्ती दोनों बढ़ती है। चौथी बात, फॉर्मूले की मास्टरी करो। फिर नई फॉर्मूले सीखो। एक फॉर्मूला सीखो, उसे प्रैक्टिस करो, पैसा बनाओ, फिर अगले लेवल पर जाओ। एक बार में सब कुछ सीखने की कोशिश मत करो। पांचवी बात, अपने आप को पहले पे करो। हर महीने सैलरी आते ही एक फिक्स्ड अमाउंट अपने इन्वेस्टमेंट अकाउंट में डालो पहले, बाकी बिल बाद में। ये एक आदत है जो सालों में बहुत बड़ा फर्क करती है। दोस्तों, कियोसाकी ने एक बहुत इंटरेस्टिंग बात शेयर की। उनका एक पढ़ा लिखा दोस्त था, डॉक्टर था, अच्छा कमाता था, लेकिन हमेशा ब्रोक रहता था। क्यों? क्योंकि जब इनकम बढ़ी तो लाइफस्टाइल भी बढ़ गई। बड़ा घर लिया, बढ़िया कार ली, महंगे हॉलिडे गए, ये सब लायबिलिटी थे। दूसरी तरफ कियोसाकी का एक दोस्त जो सिर्फ 8वीं तक पढ़ा था, लेकिन उसने छोटी छोटी प्रॉपर्टी खरीदनी शुरू की, रिपेयर्स खुद करता था, रेंट कलेक्ट करता था। 20 सालों में वह मल्टी मिलियनेयर बन गया। फर्क एजुकेशन में नहीं था, फर्क फाइनेंशियल इंटेलिजेंस में था। और ये बात कियोसाकी ने साफ साफ कही, स्कूल के मार्क्स तुम्हें नौकरी दिला सकते हैं, लेकिन फाइनेंशियल एजुकेशन तुम्हें फ्रीडम देता है। दोस्तों, इस किताब का सबसे बड़ा मैसेज यही है, अमीर लोग एसेट खरीदते हैं, गरीब लोग लायबिलिटी खरीदते हैं, मिडिल क्लास लोग लायबिलिटी खरीदते हैं और सोचते हैं कि ये एसेट है। पैसा एक आइडिया है, पैसा एक चीज नहीं है। जो लोग फाइनेंशियली एजुकेटेड हैं, वे पैसा क्रिएट कर सकते हैं। जो नहीं है, वे हमेशा पैसे के पीछे भागते रहते हैं। आपके स्कूल ने आपको बहुत कुछ सिखाया, लेकिन पैसा कैसे काम करता है ये नहीं सिखाया। और यह आपकी गलती नहीं थी, लेकिन आगे से ये आपकी जिम्मेदारी है। सीखो, इन्वेस्ट करो, एसेट बढ़ाओ, अपने आप को पहले पे करो, राइट रेस से निकलो। क्योंकि दोस्तों, जिंदगी इतनी बड़ी है, सिर्फ सैलरी के लिए मत जियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, शेयर करो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट में जरूर बताओ आपका सबसे बड़ा फाइनेंशियल गोल क्या है। मिलते हैं अगली वीडियो में।